यूपीपी री एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। अब 30 और 31 अगस्त का टारगेटेड अभी हमारे पास समय है और जो अभ्यर्थी अभी 30 और 31 अगस्त को पेपर देने जा रहे हैं उन्हीं के लिए सब चल रहे प्रयास है। जो अभी 23, 24, 25 को पेपर हुआ वो अब थोड़ा सा आप दिमाग से निकालो, पैटर्न थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करो, लेकिन निश्चित तौर पर पेपर पैटर्न में आपको काफी बदलाव और अपडेट देखने को मिलेगा। जो 3 टॉपिक थे जैसे आपने देखा बोर्ड पर, प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, मैं इसी से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर ये सत्र दे रहा हूँ केवल 15 सवालों का। तो 15 सवाल 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर कर रहे हैं। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी पेपर आप किसी शिफ्ट का उठा के 23, 24, 25 का देखिए तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के दिख ही रहे हैं। इवन मैंने आपको बताया कि डीआई का एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था जिसमें उस फिगर का कोई जनरल उपयोग था ही नहीं, केवल डिस्काउंट का और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का ही उपयोग वहां पर भी देखने को मिला है। तो मैं जो अपने हिसाब से समझ पा रहा हूं कि अगर पूरे सेशन में, पूरे शिफ्ट में अगर आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स के दिख रहे हैं तो वहां पर 5 से 6 प्रश्नों में आपको, 7 प्रश्नों में आपको इस टॉपिक का उपयोग दिख ही रहा है। तो एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अगर हम 7-8 क्वेश्चन एक टॉपिक से कर पाए, एक पार्ट से कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कुल मिला के 15 सवाल देने जा रहा हूं। 15 सवाल में उम्मीद रहेगी सब कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। जितने पैटर्न, जिस प्रकार से चीजें बन रही है, थोड़ा बहुत अपडेटेड और थोड़ा बहुत जो है परिवर्तित आपको देखने को मिलेगा। तो टॉपिक समझ गए हैं। परसेंटेज आप सब इसका उपयोग समझते हैं, एक सिंबल है परसेंटेज। किसी संख्या में हम सब जानते हैं कि अगर जैसे ही परसेंटेज अप्लाइड होता है 100 से उसकी तुलना होती है, x/100 हो जाता है। कुल मिला के यूज यही है कि आप किसी भी एक संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना जानते हो कि 10 अगर है तो 10 को हम 100 से भाग कर दे, या जो भी वैल्यू है 100 से भाग कर दे, या कभी मान लीजिए अगर कोई संख्या है उसको हम परसेंट में लिखना चाहें तो उसको 100 से हम गुणा कर दे। इतनी बातें हमारे दिमाग में हो तो हम लोग को बहुत कुछ कवर होता नजर आएगा। हम लोग जनरल वैल्यूज को 100% की तरह लेकर चलते हैं। जो बेसिक मान अपना होता है, हमारी आय होती है, किसी भी जगह की कोई जनसंख्या होती है, कोई भी मतलब एक बेसिक वैल्यू अपने लिए 100% होती है और उस पर हम अपडेट करते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, किसी के साथ तुलना करते हैं। कुल मिला के परसेंटेज का उपयोग यही होता है। एक दुकानदार भी जो निवेश करता है, जो खर्च करता है, लागत लगाता है, वह उसके लिए 100% होता है। अब उस 100% को अगर वह बढ़ाकर बेचेगा तो उसे लाभ होगा और घटाकर बेचेगा तो उसे हानि होगी। यही बातें होती है। मतलब एक उसका कॉस्ट प्राइस है जिसे लागत कहते हैं। लागत से बढ़ा के बेचा तो प्रॉफिट है और घटा के बेचा तो नुकसान है। जैसे हमने कहा 10% अगर बढ़ा दे तो 110% में बेचा, 20% बढ़ा दे तो 120% बेचा। इसी प्रकार से वह 100 के ऊपर जाता है तो लाभ के लिए बात करता है और अगर 100 के नीचे जाता है तो हानि की बात होती है। 10% कम कर दिया तो 90% हो गया, 10% कम कर दिया तो 80% हो गया 20% कम करने से। ऐसे इधर हानि पर बेचा गया और इधर लाभ पर बेचा गया। दुकानदार यहाँ पर लाभ के लिए, ज्यादा लाभ के लिए एक डिस्काउंट का प्रोसीजर फॉलो करता है जिसमें वह वस्तु को छूट पर बेचता है। छूट देने से पहले वह सामान सबसे पहले जिसको खरीद कर लाया है उसका सामान का दाम अंकित करता है और उसको सेल करके बेचता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य में वृद्धि करके अंकित मूल्य जनरेट किया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी करके विक्रय मूल्य जनरेट की जाती है। लाभ हानि की तुलना करनी होती है तो क्रय से विक्रय का कंपैरिजन देखा जाता है। अगर क्रय से विक्रय ज्यादा है तो लाभ है और नहीं तो अगर क्रय ज्यादा है विक्रय कम है तो हानि है। इस प्रकार के इन टॉपिक का उपयोग है। मैंने देखा कि परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं डायरेक्ट, और 3 से और प्रश्न इंक्लूड कर लीजिए जहां पर इसका उपयोग है। यह टॉपिक अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं शुरुआत सेशन की करने जा रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीडबैक भी जरूर देना। मतलब अपनी थॉट भी रख देना और अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है। अगर आप हमारे साथ कम्युनिकेटेड है, कनेक्टेड है तो अच्छा रहता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, उसको भी ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे मैथ्स रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में मैं आपको कभी भी शामिल कर सकूं। अब समय नहीं लगाता हूं, सीधा 15 सवालों पर आते हैं। उन 15 सवालों की बात करते हैं। सबसे पहले सवाल से हम लोग सेशन की शुरुआत करने चल रहे हैं। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। एक धनात्मक संख्या है k। एक धनात्मक संख्या क्या है? k है। जब उसके 30% से, मतलब उसी को उसके 30% से, 30% का मतलब होता है 30%, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गुणा किया जाता है तो जो संख्या होती है, मतलब k जो होती है, k से 170% अधिक हो जाती है। 170% अधिक होने का मतलब 270% हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि कोई वैल्यू अगर है
वैल्यू अगर उसमें हम कुछ परसेंटेज बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा 100 में जुड़ करके उतने परसेंट के बराबर हो जाता है। हमारी इनकम जो भी है अगर हम उसमें 50% बढ़ाते हैं तो 150% हो जाएगी, 100% बढ़ाएंगे 200% हो जाएगी। उसी प्रकार से एक संख्या के थी, अगर उसमें उसका 30% हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या क्या होती है, स्वयं का किसके बराबर हो जाती है बताएं, स्वयं से ही, मतलब कहा गया है के से 170% बढ़ जाती है। अब सीधा सीधा देखिए इस परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा, इसके साथ भी 100 आएगा, तो इसलिए सीधा सीधा आप इससे इसको डिवाइड कर दे, 9 बार जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक बात आपके दिमाग में आई होगी, हमने जहाँ पर केवल के नहीं देखा, के से कट गया, यहाँ पर दरअसल जब इसको हम 30% इन्वॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर उस के को एक बार और लिखे थे, क्योंकि आपको कहा गया, शब्द पढ़िए ध्यान से, लिखा गया के को जब उसके 30%, उसका 30% मतलब के हम हैं, हमारे ही 30% में मतलब हम के गुणे 30% की बात कर रहे थे, इसलिए यहां पर के 2 बार था। तो एक बार जब के इससे खत्म होगा तो के का मान सिंपली कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अर्थात वह संख्या 9 है। 9 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। आप जनरल वेरिफिकेशन भी फॉलो कर सकते थे कि अगर हम के लेते मतलब संख्या 9 लेते, 9 में इसी का 30% करते, इसका 30% सिंपली आपको जो वैल्यू प्राप्त होती दरअसल कितनी हो जाती बताएं, 9 गुणे अगर हम 3/10 करते अर्थात 2.7 होता। 2.7 को जब हम गुणा करते तो यही चीज आपको प्राप्त होता कि इसी संख्या अर्थात 9 को हम 170% बढ़ाते तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होती। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना होगा, 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आराम से ऐसे प्रश्नों को देखिएगा, थोड़ा बहुत डाउट यहां से बनता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को तैयारी रखनी चाहिए। दूसरे प्रश्न पर चलिएगा। क्वेश्चन क्या है, इस तरह के पैटर्न पूछे जा रहे हैं। चीनी के मूल्य में जब 10% की कमी होती है, दाम जैसे घटता है 10%, एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है, उसको मिलता है दुकानदार की तरफ से प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभ में चीनी क्या भाव से मिलती थी। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारा कोई घर का अपना एक बजट है चीनी का, 1000 रुपए हमने निकाल कर रख लिया और 1000 रुपए में, या जैसे इसमें तो 270 का बजट है, ये 270 रुपए में दुकानदार से हम चीनी खरीदते थे अपने घर की जरूरतों के लिए। मैंने इस बार जब जाकर दुकानदार से चीनी खरीदने की बात करी, क्योंकि हमारा एक रूटीन प्रोसेस था चीनी खरीदना और 270 रुपए ही हमेशा खर्च करना। जब इस बार हम दुकान पर गए तो वहां पर हमें 1 किलोग्राम, जैसे रूटीन में मिलती थी चीनी, उससे 1 किलोग्राम ज्यादा मिली। मैंने पूछा इसका कारण क्या, तो उसने कहा कि भैया इस समय जो रेट है वो 10% कम हो गया है। हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई चीनी का रेट इस समय कम हो गया है 10%। तो रियलिटी में उसने हमसे पूछा कि पहले का रेट क्या होगा, अभी का भी रेट पूछा जा सकता है। 2 प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले इतना जरूर दिमाग में रखिएगा कि हम कभी भी अगर कहीं कोई सामान खरीदने जाए किसी मॉल में कहीं पर, तो जो हमारा बिल बनता है 2 चीजों पर निर्भर करता है, रेट पर, मात्रा भाव, जो भी भाव पर, और भाव गुणे मात्रा। अगर जितना हमारा रेट है, जैसे अगर हम शर्ट खरीदने गए, हमें एक शर्ट का रेट 800 रुपए दिख रहा है, 2 शर्ट खरीदेंगे तो 1600 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो 1600/2 करने पर 800 आएगा और 1600/800 करने पर 2 आएगा। मतलब कुल वैल्यू को, जो कुल मूल्य है, अगर उससे हम उसको हम मात्रा से भाग करते हैं तो हम लोग यहाँ पर रेट पता कर पाएंगे, और हम उस कुल मूल्य को अगर हम रेट से भाग करते हैं तो मात्रा पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार से प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगर हम लिख दे दर मतलब मात्रा, दर मतलब रेट, और यहाँ पर हमने लिख दिया मात्रा। ध्यान से देखिएगा कहा क्या है, जैसे इस हिसाब से अगर किया जाए, 10% कम होना, 10% का मतलब 1/10 होता है, अर्थात रेट अगर 10 था तो 10 में से 1 घटकर नया भाव कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब पुराना भाव 10 था और नया भाव कितना हो गया, 9 हो गया। मान लो आपके पास 270 रुपए थे। अब आप खुद ही सोचो कि अगर 270 रुपए खर्च करेंगे, 10 रुपए वाली चीनी खरीदेंगे, 10 रुपए पर केजी वाली, तो कितनी चीनी मिलेगी, 27 किलोग्राम। अगर हम उसी 270 रुपए में अब हम 9 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी खरीदते हैं तो हमें मिलेगा 30 किलोग्राम। यहां से आपको बढ़ता कितना दिख रहा है, 3 किलोग्राम। रियलिटी में कितना चीनी बढ़ा है, यहां पर देखिए 1 किलोग्राम ज्यादा चीनी मिली है। मतलब जो रियलिटी में 1 किलोग्राम चीनी मिली है और ऐसे 3 दिख रही है। 1 का मान कितना हो गया, 3। पुराना रेट पूछा है, पुराना रेट मतलब 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30, अर्थात 30 रुपए पर केजी पहले का भाव था, जो कि ऑप्शन में दिया है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, अच्छा यहीं पर आपसे ये भी पूछता कि अब चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है। घटा हुआ मूल्य 9 का मान निकालते तो 9 त्रिक 27 हो जाता। तो दोनों हिसाब से प्रश्न का उत्तर किया जा सकता है। मैं यहाँ पर इस प्रश्न का सलूशन दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पर आप दर लिखो, दर मतलब रेट। हमने कहा 10% की कमी हुई है, 10% का मतलब होता है 1/10, अर्थात हम ऐसे कह दें कि 10 से 1 कम होकर के रेट अभी नया नया क्या हो गया, 9। मात्रा की बात किया जाए
मात्रा रेट के हमेशा रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 10 से 9 हुआ तो मात्रा का तुरंत रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, 9 से 10 हो जाएगा। दर में अगर रेशियो है 9, 10 और 9 का, तो मात्रा में रेशियो हो जाएगा 9 और 10 का। इस हिसाब से हम मात्रा में परिवर्तन देख रहे हैं, कितने का? 1 का। देख रहे हैं कि नहीं? अब आपने देखिए कि यहाँ पर 270 रुपए खर्च किए हैं और 1 किलोग्राम चीनी आपको ज्यादा मिली है, 1 बराबर 270 कर दो। अब आप ध्यान से सुनिए, हमने जैसे अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर हम कुल वैल्यू में हम मात्रा से भाग करते हैं तो हमें रेट पता चलता है, और रेट से भाग करते हैं तो मात्रा पता चलता है। हमें पहले का रेट पूछा है, पहले का रेट 10 था, उसी हिसाब से 9 किलोग्राम चीनी मिलती थी। पहले अब का रेट 9 हो गया, उस हिसाब से 10 किलोग्राम चीनी मिलने लगी। तो पहले का रेट पूछा है, तो पहले की मात्रा 9 थी, 9 से मैंने इसको भाग कर दिया। जैसे 9 से हमने इसको भाग कर दिया तो इसकी वैल्यू तुरंत आ गई 30 किलोग्राम, 30 रुपए पर केजी, सॉरी 30 रुपए पर केजी आ गई। इसका मतलब पहले का भाव क्या था? 30 रुपए पर केजी था, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। यहीं पर जैसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें यहाँ पर 1 की बजाय अगर 5 हो, 7 हो, 6 हो, तो पहले हम वहां से 1 की वैल्यू निकालकर तब भाग करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा प्रश्न डन होता है। तीसरे पर आइए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, वस्तु का जो दाम होता है उसको 20% घटाया जाता है, उसकी बिक्री जो उसमें हम टोटल क्वांटिटी बेचते थे उसमें भी x% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लेकिन ध्यान से सोचिएगा, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो रही है लेकिन बिक्री में x% की वृद्धि हो रही है। यदि राजस्व आप समझ रहे होंगे, जो यहाँ पर जो रेवेन्यू है, राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, तो x का मान आपसे पूछा है कितना हो जाएगा। इसको कैसे हम सोच पाएंगे, कैसे इसको हल कर पाएंगे, इसको दिमाग लगाइए, सोचिए। जैसे हमने कहा कि पहले तो 20% की जो कमी हुई है उसको सोचिए कि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, जिसको 1/5 से हम प्रेजेंट करेंगे, ऐसे कहेंगे। आप पहले तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई वस्तु था जो थोक में खरीदा बेचा जाता था, 20% की कमी आ गई, हम दुकानदार हैं, हमने सोचा चलो 20% की मूल्य में कमी हुए, जबकि बिक्री हमारी जो सेलिंग हो रही है, सेलिंग वैल्यू, वो x% बढ़ जा रही है, जबकि राजस्व इसकी वजह से ही तो रेवेन्यू हमारा बढ़ गया। रेवेन्यू हमारा 25% तक बढ़ गया। तो उसने वही पूछा है कि जो बिक्री में प्रतिशत वृद्धि है वो कितने की हुई है। तरीका समझिए, हमने कहा कि सबसे पहले मूल्य की बात करो, तो मूल्य 20% घट रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। मूल्य 5 से 4 हो रहा है, लेकिन यहां पर राजस्व क्या हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको थोड़ा सोच कर देखिएगा। राजस्व हमारा 25% तक बढ़ रहा है, तो 25% का मतलब ये होता है कि 100 से बढ़कर 125 हो रहा है। 100 से बढ़कर 125, देखो इसको ऐसे ना लिख करके, जैसे यहां कमी हुई उसी प्रकार से वृद्धि करिए। 100 से बढ़कर 125 हो रहा है, करेक्ट है। इस हिसाब से इसी से कंपेयर करके हम लोग यहां पर हम अपने जो हमने यहां पर बिक्री में वृद्धि है उसकी बात करते हैं। जैसे राजस्व मतलब रेवेन्यू, रेट यहां पर देख रहे हैं, अर्थात ऐसे सोचिएगा कि 100 रुपए अगर खर्च करते थे इस भाव से, तो प्रति भाव अर्थात हमारा जो है यहां पर इंक्रीज किया था। जैसे अगर ऐसे सोचिए तो हम 5 से इसको जब भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बोलिए, 20 प्राप्त होगा। मतलब 20 मतलब यहां पर प्राप्त होगा, आप समझ गए होंगे। उसी तरह से जैसे अगर हमने यहां पर सोचा कि 20 गुना है, ऐसे अगर यहां से भी हम डिफाइन करें कि यह वैल्यू कितनी है, जैसे वहां से देखा कि 5 20 हम में 100 होता है, ऐसे अगर हम लोग इसकी भी बात करेंगे तो सेम टू सेम यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा, तुलनात्मक 125 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब ऐसे सोचिए, ये रेट है और ये रेवेन्यू है, समझ रहे हैं? रेवेन्यू मतलब कुल आय, रेट मतलब इतना, इस रेट से इतनी आय है तो प्रति समान इतना, इस रेट से अगर इतनी आय है तो प्रति समान इतना। अब समान में जो इंक्रीज है वो कितना है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा भी गया था, समान में इंक्रीज। तो ये पूरी वैल्यू ऊपर 20 है, ध्यान दीजिएगा, और यह 125/4 है। मतलब 20 से 125/4 हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? इसके लिए आप थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 20 चौके 80 हो जाएगा और यहां से 125 हो जाएगा। थोड़ा और आसान कर लीजिए, चीजें थोड़ा शॉर्ट हो जाए, इजी हो जाए। कैसे कर सकते हैं? 5 16 बार, 5 25 हम में 125 होता है। 16 में कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है, करेक्ट, 9 बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे 9 गुणे 100 बटे हम क्या करेंगे? 16 करेंगे। 4 चौके 16, 4 25 बार 100, 25 9 225, 225 बटा हम 4 कर दें, डिवाइड करिए, 56.25 आएगा, बगल में ही लिखा हुआ है। 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 56.25% की वृद्धि हो रही है। इस तरह के प्रश्न पर ऐसा फोकस करिए, ध्यान करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये रेट था, रेवेन्यू था, रेवेन्यू से रेट, जैसे रेवेन्यू मतलब कुल आय, वहां से हमने कंपेयर किया तो हमें वस्तु पता चला, जैसे पीछे के प्रश्न में डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से रेवेन्यू से रेट को भाग किया तो यहाँ पर इसकी वस्तु पता चली, वस्तु में कितने की वृद्धि हुई है साफ साफ दिख रही है। क्लियर हो गई बातें? तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत बढ़िया शानदार सा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों पर फोकस बनाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, जितना कमाती है बेचारी वो 20% बचा लेती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए और आय में 29% की वृद्धि हो जाए, जो उसकी इनकम थी उसकी 29% बढ़ जाती है, तो यहां पर हमसे पूछा गया है उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो, उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई है या जो चेंज हो गई है वो आपको बताना है। अगर उसकी आय देखो, ऐसे सोचिएगा, किसी की भी आय हमेशा 100 होती है, सबको पता है आय 100 था, और उसके व्यय में देखो इसने लिखा है कि यहां पर आय क्या है, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, कह रहा है व्यय में अगर 20% की वृद्धि होती है तो आय में 29% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में वृद्धि परसेंटेज हमको बताना है। देखिए कैसे हम सोचते हैं, 3 चीजों में डिवाइड कर दिया करिए, आय, व्यय और बचत, ऐसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तीनों को हम कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचाते हैं। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, मतलब 100 कमाती है तो 20 बचाती है, अर्थात 80 खर्च करती है, ऐसे थोड़ा सा सोच सकते हैं। कह रहा फिर से सोचिएगा, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है। आय बढ़ करके देखिए कितना हो जाएगा, अगर 29 इसी से हम बढ़ाएं सीधा सीधा 129 हो जाएगा। और यहां पर उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब अगर हम 20 का 20% करते हैं तो 20% अर्थात 1/, कितना होता है 5, 5 चौके 20, अगर 4 जोड़ देते हैं इसमें से तो इसकी बचत कितनी हो गई, 24 हो गई। अब आप खुद सोच लीजिए कि यहां पर अगर 129 अभी आए है और 24 उसने बचाया है, तो हमसे तो यही पूछा था प्रश्न में, क्या पूछा था बताइए, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, उसके व्यय में यहां पर व्यय में वृद्धि हुई है, ध्यान से देखिएगा, व्यय जितना था उसमें वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि नहीं हुई है, तो इसको थोड़ा दिमाग से रखिए, हटाइए। तो यहां पर सोचिए उसने कितना बचाया है, कितना व्यय किया है, 80 का हमें 20% निकालना चाहिए, तो 80 का 20% बोलिए कितना होता है, 1/5 अर्थात 16 होता है। तो 16 अगर इसमें बढ़ेगा तो 96 होगा, 16 बढ़ा तो कितना हुआ, 96 हुआ। अब यहां पर देखिए ध्यान से चेक करिए कि कितना बचा, इसके हिसाब से अब कितना बचा, 9 से 6 3 होता है, भाई हमसे पूछा उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो तो उसी हिसाब से जा रहे हैं, 9 से 6, 12 से 9 3 होता है, 20 से 33 हो गया, मतलब 13 बढ़ गया, 13 किस में बढ़ गया, 20 में बढ़ गया, तो 13 गुणे 100 बटे हम 20 कर देते हैं, तो 20 पंचे 100 होता है, 13 पचे 65 होता है, 65% की वृद्धि यहां पर ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रही है। आराम से हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या स्थिति है और कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। चुनाव से संबंधित प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड जो मतदाता होते हैं उसमें से 5% लोग अपने वोट नहीं डालते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि जब वोटिंग होती है तो कभी भी कुल संपूर्ण वोटिंग नहीं होती, जितने मतदाता होते हैं सारे के सारे मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। 10% वोट या तो अमान्य हो जाते हैं या नोटा पाए जाते हैं, मतलब उसमें भी बाद में पता चलता है कि अगर जो पड़े मत भी थे उसमें भी 10% नोटा पे भी इनवैलिड हो गए, खराब हो गए। अब उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में अगर 60% मत अर्जित किया, प्राप्त किया, 17,271 वोटों से जीत हासिल करी, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात दिमाग में रखिएगा, जब भी कभी वोटिंग का कॉन्सेप्ट आए तो हमेशा याद रखिएगा किसी एक जगह पर, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, यूनिवर्सिटी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, कुल मतदाता हमेशा 100% होते हैं, कम ज्यादा जो भी है। अगर 2 ही उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव में भाग लिए हैं, वह सभी अगर मत पड़ गए तो उसमें जो 50% से अधिक मत प्राप्त करेगा काउंटिंग के दौरान, जहां से भी काउंटिंग हो रही, वही उस चुनाव को विजेता हो पाएगा, उस चुनाव में विजयी हो पाएगा। अब यहां पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, 100% मतदाता था, 2 ही उम्मीदवार थे, जो 50% से पाया ज्यादा उसी को हमने यहां पर विजेता घोषित कर दिया। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कुछ उम्मीदवार वोट देने नहीं आते। सपोज करो 10% उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको हटा दीजिए, जो बचे 90% यही अब लोग टोटल काउंटिंग में आ रहे हैं। अब यहां से अगर काउंटिंग 2 उम्मीदवारों के वोटों की कराई जाएगी, जो 50% से ज्यादा यहां से पाएगा वो विजेता हो पाएगा। इसमें भी आपने देखा कि पड़े मतों में से भी कुछ मत अवैध हो जाते, जैसे 20% मत मान लीजिए अवैध हो गए, तो जो बचे मत हैं, बचे मतलब 90 का 20 होना, मतलब 90 को 100% मानकर 20 निकालिए, तो इसको हम कहेंगे 80% मत अभी बचे हुए हैं। 80% जो बचे हुए हैं उसमें से जीत हार की बात होगी, काउंटिंग होगी, इसमें से जो 50% से ज्यादा पाएगा वो विजेता घोषित हो पाएगा। इसमें मान लीजिए अगर किसी को 70% मत मिला तो पक्का अगले को 30% मत मिलेगा, 70 30 100 होता है, हर जगह जुड़ जुड़ के देखिए 100 हो रहा है। अब एक चीज देखिए, प्रश्न कैसे अलग अलग बनेगा, या तो इसके पक्ष में कुल पड़े मत बताएगा, या तो इसके पक्ष में पड़े कुल मत बताएगा, या तो हार जीत की काउंटिंग बताएगा। तो जब हार जीत की बात करेगा इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा जो कि 40% के बराबर है। यदि यह 40%
आपको कंपेयर्ड दिया हुआ है, तो आप अगर कुल मतदाताओं की संख्या निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए, फिर यहां से यहां जाकर के कंपेयर करके वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा प्रश्न पर आइए क्या लिखा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। हमने कहा चलो अगर मान लीजिए 100% कुल मतदाता थे, 100%, उसमें 5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, केवल 95% लोगों ने ही अपने मत डाले। अब उसमें भी क्या होता है, देखिए ध्यान से, लिखा है 10% मत अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गए, बचे यहां पर 90% मत। इस 90% में जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके पक्ष में पड़ा है 60% मत। अब आप तय कर लो कि जो हारने वाला है वो पाया होगा 40% मत। निश्चित तौर पर यह जो हार जीत की गणना है वह 20% के बराबर है। अब अगर हमसे कुल की वैल्यू पूछ रहा है तो हम 20% का मान देख लीजिए कितना दिया है, 17,271। यह 20% 17,000 कितना है, 271 है। हम यहां से सबसे पहले 90 पे जाएं, 90 से 95 और 95 से टोटल पर जाकर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम 20% को जानते हैं 1/5 होता है, और इससे ऊपर 90 पर गए 9/10 होता है, इसके ऊपर 95 पर गए 95/100 करेंगे तो 5 19, 19/20 हो जाएगा, गुणे यहां पर तो टोटल ही है, बराबर यह संख्या 17,271 है। अब यहीं से अगर हम कंपेयर करके टी का मान अर्थात टोटल कैलकुलेट कर ले तो आंसर तो हो ही जाएगा। 19 9 171 होता है, एक बार जाएगा 0, फिर एक बार जाएगा। अब इसको देख लीजिए कितना है, 200 पंचे 1000 है, 1000 का गुणा कर दें, 1 0 1 के बाद 3 0 और बढ़ जाएगा। यही कुल मतदाता थे जो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है। इस तरह के अलावा भी अपने पास प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर से भी सोल्यूशन किया जा सकता है। वो क्या है, ध्यान से सोचिएगा। कहा है 5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। काउंटिंग कहां से होगी, जो मत पड़े उसमें से होगी, जो नहीं पड़े उसमें से काउंटिंग तो होगी नहीं। तो पहले सोचो अगर 5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो 5% को 1/20 कहते हैं, मतलब 20 से एक निकलेगा, 19 लोग मत देने आएंगे, अर्थात 20 अगर कुल मतदाता थे तो 19 ही लोग बचे हुए हैं जिनमें से काउंटिंग की जाएगी। 10% मत वैध नहीं अवैध हो गए, 10% का मतलब 1/10 होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो पड़े मत यदि 10 थे तो उसमें से अपने काम के एक नहीं है, केवल 9 ही है अपने काम के। अब कंडीशंस आगे बढ़िए। अब होता क्या है कि जो चुनाव हुआ उसमें एक उम्मीदवार को 60% मिला, मतलब 3/5 मिला। 3/5 का अर्थ है, ध्यान से सोचिए, अगर 5 मत वैध है तो 3 उस जीतने वाले को मिला, 3 जीतने वाले को, हारने वाले को 5 से 3 निकाल दे, हारने वाले को कितना मिला होगा बताइए, 5 से 3 निकाले 2 मिला। जीतने वाले को अगर 3 मिला, हारने वाले को 2 मिला है, तो उनके बीच का अंतर क्या है बताएं, 1 है। तो हम यही कहेंगे अगर 5 मत अपने वैध है तो हार जीत का अंतर केवल 1 है, हार जीत का अंतर 1 है। अब यह काउंटिंग आपको दिया है 17,000 कितना 271। आपको इसका मान पता करना है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बस समझने की बात है। वही चीज देखिए, 19 गुणे 9 करिए 171 होता है। 171 देखिए, एक बार गया 0, एक बार गया, 1000 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, 1000 का गुणा इसके साथ कर दे, फिर यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। तो इस तरह के प्रश्नों पर अपना ध्यान लगाइए, ऐसे प्रश्न आपको पूछे भी गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस लाभ हानि में हमेशा बन रहे हैं। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 का सीपी बराबर 8 का एस। 7 का विक्रय मूल्य लिखा है तो हम लोग को यहां पर ध्यान इस बात का जरूर देना है, 7 का एसपी बराबर 8 का क्या सीपी। हमको लाभ परसेंटेज दशमलव के एक स्थान तक बताना है, ध्यान से सोचिएगा। हम सीपी और एसपी की कंपैरिजन कर डालें तो इसको इधर कर देते हैं, 7/8 हो गया। मतलब स्पष्ट हो गया कि हमारी वैल्यू, अगर हमने खरीदा है किसी चीज को 7 में तो बेचा है हमने उसको कितने में, 8 में। 1 रुपए का फायदा है 7 पर, अर्थात 1 गुणे 100/7 कर दें, क्योंकि लाभ हानि का परसेंटेज करना है तो आपको हमेशा क्रय मूल्य आधारित होना पड़ेगा। तो 100/7 मतलब एक प्रकार से 14 दशमलव समथिंग करके होता है, 14 से 2/7 बेसिकली होता है। अब हम 2 के बाद जो वैल्यू अगर 5 से बड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अंक इंक्रीज कर देते हैं, अर्थात 14.3 यहां पर राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस प्रश्न का करेक्ट हल हो गया। दशमलव के एक ही स्थान तक पूछा था, भाग करके देखिए आपको यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए ही हमेशा। आगे देखिए, एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदता है। कुछ नींबू खरीदता है 10 रुपए में 11 के हिसाब से, मतलब 10 रुपए खर्च करता है, 11 नींबू खरीद के लाता है, और जब बेचने लगता है तो 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेचता है। इसका क्या परिणाम होगा, उसको लाभ होगा कि हानि होगी, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना हमेशा संख्या और लिखना है दाम। देखो ऐसे प्रश्नों में कंपैरिजन करना बहुत आसान है, लेकिन
संख्या बराबर होना बहुत जरूरी है। जैसे पहले देखो खरीदा कैसे उसने, ध्यान से देखिएगा, खरीदा उसने है 11 नींबू खरीदा है 10 रुपए में, लिखा है ना, कुछ नींबू 10 रुपए में 11 के हिसाब से, मतलब 11 नींबू खरीदा है 10 रुपए में। जब बेचने लगा तो कैसे कर रहा है, उसने 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेचा, मतलब 4 नींबू बेचा है 5 रुपए में। अब आपको देखो दाम से मतलब नहीं होता है, दाम तो तुलना का मीडियम है, लेकिन तुलना के लिए संख्या का बराबर होना जरूरी है। जो यहाँ पर क्रय विक्रय की संख्या है इक्वल होना जरूरी है। कैसे इक्वल हो पाएगी, अगर हम लोग यहाँ पर 11 से गुणा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 11 चौके 44 और इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो ध्यान से सोचिएगा, यहां तो मतलब जो परिवर्तन होगा, लेकिन इसके अगर 4 से गुणा आप करेंगे तो 4 से गुणा करते हैं 44 होगा, और 11 से गुणा करते हैं अभी 44 होगा। हाँ, जो हमारी तुलना की जरूरत चीजें हैं उसको करिए। 10 चौके 40 होगा, 11 पचे 55 होगा, मतलब 40 से 55 हो गया, 40 से क्या हो गया, 55 हो गया। अब सोचो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा आसान करिए। 5 अट्ठे 40, 5 11 55, 8 से 11 मतलब कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। लिखिए 3 गुणे 100/8 कर दीजिए। 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार, 25 तिया 75 होता है, 75/2 करिए। 37.5% का क्या होता है, लाभ होता है। 37.5% देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, ध्यान देना, पता चले कि हम इसके चक्कर में हानि टिक कर दें, क्योंकि डेटा तो वही है। तो लाभ यहाँ पर ध्यान देना होगा हम लोग को, क्योंकि 8 में खरीद कर 11 में बिक रहा है, तो लाभ। ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी वस्तुएं खरीद जाती हैं, बेची जाती हैं, तो थोक में जब वस्तुएं खरीदी जाती, दुकानदार हमेशा सोचता है कि वो ज्यादा सामान खरीद के लाए कम भाव में, और जब बेचने लगे तो हमेशा प्रयास करता है कि कम वस्तुएं बेचे ज्यादा भाव में, तभी उसे फायदा होता है। 7वां डन होता है। 8वें पर आ जाइए। एक व्यक्ति ने रुपए 2500 में 25 वस्तुएं, रुपए 2500 में 25 वस्तुएं बेची, 2500 में 25 वस्तुएं बेची, 10% की उसे हानि हुई, मतलब उसने 2500 रुपए पाए या बेचे, मतलब 2500 रुपए सेलिंग प्राइस रखी एक तरह से 25 वस्तुओं को, लेकिन उसको 10% की इस कंडीशन पर नुकसान हानि हो रही है। अब उसे 20% का लाभ कमाना है, तो 2400 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। इसके लिए 2-3 चीजें दिमाग में सेट करिए। सबसे पहले यहां पर हम लोग रख लेते हैं, क्या पता है, संख्या। यहां पर हमने रखा संख्या, और यहां पर संख्या के साथ यहां पर रखिए दाम। कुछ भी देखिए, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करिए। मैंने यहां लिखा संख्या और यहां पर क्या लिखा, दाम। हमने कितना प्राप्त किया है, कितनी वस्तुएं बेची है, और हमें जो लाभ हानि हो रही है उसके आधार पर हमारा विक्रय मूल्य क्या है, समझिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि उस दुकानदार ने 25 वस्तुएं बेची है 2500 रुपए में, और उसे 10% की हुई है हानि, अर्थात उसे प्राप्त कितना हुआ है, 90%। करेक्ट है कि नहीं, यस। 2500 में 25 वस्तुएं बेची है और 90% उसे प्राप्त हो रहा है, बहुत बढ़िया है। अब आगे चलिए, उसे लेकिन 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ अगर इसी 25 वस्तु पे ही कमाना होता, चलो 25 ही रख दो, और 20% का लाभ कमाना होता, अर्थात 120 प्राप्त करना होता, तो उसे जो 2500 लिया है वो कितना लेना चाहिए था। जैसे प्रश्न भी बन सकता था कि उसने, दुकानदार ने 25 वस्तुओं को जब 2500 में बेचा तो 90% का, मतलब 10% की नुकसान हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उन्हीं 25 वस्तुओं को उसे कितने में बेचना चाहिए, ऐसे भी तो बन सकता था। अब अगर मैं यही आपसे पूछ लूं कि बताओ उन्हीं 25 वस्तुओं को कितने में बेच दे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, तो आप यहां से एक तुलना कर डालिए, यहां से तुलना करिए और दाम निकालिए। चलिए तुरंत निकाल देते हैं, कैसे होगा बताइए। काटते हैं, देखिए 30 तिया 90 होता है, 30 चौके इतना होता है। और फिर हम लोग यहाँ पर साल करेंगे तो 25 गुणे 4 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000/3 हो जाएगा, मतलब इससे अगर हम तुलना करेंगे 10,000/3 हो जाएगा। दाम 10,000/3 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे कहा है कि हमारे पास दाम कितना है, मतलब हमको कितने रुपए में बेचना है, 2400 में बेचना है। भाई हमको 20% के लाभ के हिसाब से जाना है, तो 20% के लाभ के हिसाब से दाम 10,000/3 तब हुआ था जब 25 वस्तुएं बेचता। अभी वस्तुएं कितना बेचना है उसे, अभी उसे बेचना है कितनी वस्तुएं, देखिए हमसे यही तो पूछा है, और उसको कितने में बेचना है, 2400 में बेचना है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं। देखिए कैसे होगा, तुलना फिर से होगी, इसका इससे गुणा होगा, इससे भाग होगा, इससे गुणा इससे भाग होगा, तो चाहे तो थोड़ा सा इसको काट पीट सकते हैं। 25 चौके 100, 400/3 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात यह 2400 होगा, गुणे आप यहाँ पर 3 कर दो, बटे 400 कर दें। 400 देखिए डिवाइड करेगा 6 6 3 18, 18 वस्तुएं वह बेच दे तो जाकर के उसे 20% लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम तुलना कर डालते हैं। ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस बनाइए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे किया था, सबसे पहले फिर से समझ लीजिएगा। 2500 रुपए थे, 25 वस्तुएं बेची, 10% की हानि हुई। हम चाहते हैं 20% का लाभ, लेकिन
2400 रुपए में हमें कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, इसके लिए हमने प्लान किया था। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। दो चीजें खरीदा है, कितने में? 500 में, कुर्सी और मेज दोनों को। फिर उसने क्या किया कि मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। इस सौदे में उसे 10 रुपए का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में बताना है। आप चलिए कंफर्म करते कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो 10 रुपए का लाभ जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन फिर भी समझते हैं हम लोग, देखते हैं, कंफर्म करते हैं। पढ़िए, 500 रुपए में उसने खरीदा था, 10% की हानि और कुर्सी पर 10% का लाभ होता है। उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य हमको बताना है कि क्या हो गया है। आइए समझते हैं सब लोग। चलिए, सबसे पहले देखिए, यहां पर हम सब जानते हैं कि उसने क्या किया था, कुर्सी लिया था और मेज लिया था, चेयर एंड टेबल, मिलाकर कितने में लिया था? 500 रुपए में। ठीक है, 500 रुपए में दोनों चीजों को परचेज किया था। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि एक चीज हम लोग समझते हैं। अब एक यहां पर अगर हमने टेबल रख दिया और यहां पर क्या रख दिया? चेयर रख दिया, दोनों की बात किया। मेज को 10% की हानि पर, मेज को मतलब टेबल को 10% की हानि पर 10% की हानि कर दिया और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच दिया और पूरे सौदे में उसे 10 रुपए का लाभ हुआ। 10 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? 500 पर हुआ है। पूरा सौदा 500 का ही तो था। तो 10 रुपया अगर सोचो तो 500 का कितना परसेंट है? 10 गुणे 100 बटे अगर मैं 500 कर देता हूं तो पता चला कि यहां पर 2% का लाभ है। 2% का क्या है? लाभ है। आप सभी वैल्यू को वैल्यू बना सकते थे, सभी डेटा को, या सभी को परसेंटेज भी बना सकते थे। जैसे अगर हम लोग यहाँ परसेंटेज में डाउट में हो तो आप वैल्यू क्रिएट कर लो, वैल्यू के हिसाब से भी जा सकते हैं। अब हम एलिगेशन लगाते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं। जब डिफरेंस करेंगे, माइनस में है प्लस में है, तो माइनस प्लस का डिफरेंस हमेशा जुड़ करके होगा, 12% हो जाएगा, जबकि इसका डिफरेंस 8 का होगा। इससे क्या होगा? कुर्सी और मेज की दाम का रेशियो बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12। यहां पर पहले टेबल है फिर चेयर है, ध्यान इस बात का देना है। 2 और 3 जुड़कर 5 कर दीजिए, क्योंकि टोटल वैल्यू यहां पर कितनी है? 500 है। तो 500 से इसकी तुलना करिए, 5 बराबर हम लिख दे 500, 1 बराबर यहां पर 100 होगा। पूछा क्या है हमसे? कुर्सी का क्रय मूल्य, तो कुर्सी की वैल्यू 3 से रिलेट कर रही है, 3 बराबर 300 हो जाएगा। 300 रुपए कुर्सी की वैल्यू होगी, कुर्सी का दाम होगा। अगर मेज का पूछा होता 200 रुपए होता। इस हिसाब से अपने प्रश्न का उत्तर, ऐसा प्रश्न भी आपको किसी शिफ्ट में दिखा है तो इसलिए इस पैटर्न पर भी तैयार रखिएगा। डेटा को मैंने जिस हिसाब से मैक्सिमम यूज के हिसाब से बन सकता था वैसे हमने रखवा दिया है। आइए देखिए, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा शब्दों को कितना बढ़िया घुमा करके इसमें प्रेजेंट किया गया है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, अर्थात जो उसका दाम था, कॉस्ट प्राइस थी, 10% कम होती और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, तो 30% का ऐसी कंडीशन में लाभ हो जाता। 20% का लाभ यदि कमाना है तो वस्तु किस कीमत पर बेची जाए, यह प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट प्राइस रखिए, सेलिंग प्राइस रखिए। वस्तु पहले खरीदी गई, लागत 100 मान लिया, 12% के लाभ पर बेचा गया, 112 कर दिया। अब इसने हमसे कहा, ध्यान से पढ़िएगा, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता? 10% कम होता, मतलब 10% कम कर दीजिए तो कितना होता? 90 होता। और विक्रय मूल्य 5.75 कम होता, अधिक होता, इससे 5.75 अधिक होता। डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कभी भी क्योंकि तुलना चल रही है, ठीक है, अधिक होता तो 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ किस पर होता? क्रय मूल्य पर ही होता। तो जनरली हम लोग इसको नहीं यूज करके हम लोग क्या कर दें, यहां पर चाहे तो हम लोग जा सकते हैं। जैसे अगर इस पर 30% का लाभ अगर हम लोग लगाएं तो 30% इसका कितना हो जाएगा बताइए, आप लोग कंफर्म करिए भाई। यहां पर 30% लगाते हैं, 9 त्रिक जैसे यहां पर 27, तो जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। जैसे एक कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, आप थोड़ा सा इसको दिमाग में सेट करिएगा कि हम अगर मान लो एक दुकानदार है, व्यापारी है, हमने कोई सामान का सौदा किया और हम पहले लाते थे, अपने ग्राहकों को 12% के लाभ पर बेचते थे। आज हमने उस वस्तु को अगर 10% कम में खरीदा और लाकर अपने ग्राहकों से 5.75 रुपए ज्यादा में बेचा, तो मुझे 30% का फायदा हुआ। 30% इसका जो होगा 90 गुणे कितना हो जाएगा? 3/10। यहां पर 9 त्रिक 27, 27 अगर जोड़ते हैं तो 117 आता है। अब सोचो, पहले के विक्रय मूल्य से अब के विक्रय मूल्य में कितने का फर्क है? 5 का है। तो 5 बराबर क्या कर दे? 5.75 कर दे। 1 बराबर क्या होगा? 5 1 के 5, 5 1 के 5,
1.15 होगा। हम चाहते हैं इस वस्तु को हम किस पर बेचें, 20% के फायदे पर, अर्थात 120% पर। 120 का मान क्या होगा, अगर हमसे क्रय मूल्य ही पूछा होता तो हम 100 लगाते हैं, और हमसे अगर विक्रय मूल्य पूछा है कब, जब 20% का फायदा होता, तो 120 का मान क्या होगा। शून्य बढ़ा दे, 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 के 12 6 18 के 8 हासिल 1 होता है, 12 के 12 1 13 होता है, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 138 रुपए इस प्रश्न का हल होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में चीजें आ जाएंगी। आइए देखिए इस 11 नंबर को समझते हैं कि एक दुकानदार किसी एक वस्तु पर x% उसके दाम को बढ़ाकर अंकित करता है और 30% की छूट पर उस वस्तु को बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान बताना है, अर्थात उसने कितने परसेंट बढ़ा के प्रिंट किया था, यही हमको डिफाइन करना है। सबसे पहले कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, खरीदकर उसके दाम को निर्धारित करता है और उसको कुछ बढ़ाकर सेल करता है। समझिएगा, हमने कहा जैसे कोई दुकानदार है, उसने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, x% बढ़ा के, अभी उस x को तो बता नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि वृद्धि हमेशा जो होती है वो क्रय से अंकित मूल्य प्रोवाइड करती है और छूट हमेशा अंकित से विक्रय मूल्य पर पहुंचता है। यदि उसे 4.8% की हानि हो रही है तो पक्का है, देखिए ध्यान से, अगर हम थोड़ा सा एक चीज कंपेयर कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य को यहां बीच में ला देते तो इससे बहुत कुछ रिलैक्स हो जाता, और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमने 100 लिया, दरअसल एक चीज अगर कोई डेटा जैसे दोनों से कनेक्टेड रहे ना, तो कोशिश करें उसको बीच में रखा करिए। अब यहां से अगर हमने कहा 4.8% की हानि है, 4.8% की हानि है, इसका मतलब अगर 100 माना है तो यह 95 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 100 से सीधा घटा दीजिए। लेकिन आपको पता है कि यह वैल्यू जो आई है यह 30% की छूट पर आई है। 30% की छूट का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। मतलब अगर इसका सेंस है कि अगर यह अंकित मूल्य आपका 10 रहा होता तो विक्रय मूल्य आपका 10 में से 3 घट करके कितना रहा होता, 7 रहा होता। और 7 का मान यहां अगर 95.2 है तो इस 10 का मान बताएं कितना रहा होगा, जिससे हम अंकित मूल्य बता सकते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखिए, 7 1 के 7, 7 1 के 7 2, 7 3 21। ध्यान से देखिएगा यहां कैसे हो जाएगा। अगर हम 95.2 को 7 से कंपेयर करें, 7 1 के 7 हुआ, 2 5 हुआ, 7 3 21 होता है, 7 6 42, 13.6 हो गया। 10 से गुणा कर दें, यह वैल्यू 136 हो जाएगी। अब हम साफ साफ यहां देख पा रहे हैं कि क्रय से अंकित हुआ कैसे। 100 से 36 हुआ है, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, साफ साफ 36% की वृद्धि हुई है। उसने 36% वस्तु के दाम को बढ़ाकर प्रिंट किया था। इसका राइट सोल्यूशन 11वें का सी ऑप्शन है, आप सभी लोग देख लीजिए। 12वां नंबर देखिएगा, एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपए में खरीदता है। उसने 500 किलोग्राम कपास खरीदा 9,000 रुपए में। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, 10% एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कुल क्वांटिटी कितनी थी, 500 किलोग्राम थी, और कितना पैसा लगाया था, 9,000 रुपए लगाए थे। हुआ क्या, बारिश होती है, 10% भाग खराब हो गया। 10% खराब होने का मतलब 50 निकल गया। अगर 10% इसका करते हैं तो 50 किलोग्राम तो डिस्ट्रॉय हो गया, बचा 450 किलोग्राम। अब कह रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करना है तो उसे बाकी कपास को किस दर पर केजी पर बेचना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब 10% का लाभ अगर अर्जित करना है इस पर, भाई लागत कितनी है, 9,000। 10% का लाभ मतलब 10% जानते हैं आप सभी लोग, 1/10 होता है। मतलब उसको चाहिए कुल 9,000 गुणे 11/10, अर्थात उसे कुल चाहिए 11 9 99 100 रुपए। इतने रुपए चाहिए, तब जाकर के वह अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। अब सोचो 450 किलोग्राम बेचने के लिए है, इतना पैसा किसी भी हालत में चाहिए, तो पर केजी रेट जो होगा वह 9900 बटे आप 450 कर दीजिए। शून्य हो गया, 5 9 45 होता है, 5 1 के 5 हुआ, 4 5 9 45, और फिर ध्यान से देख लीजिएगा 5 8 40 होता है। मतलब यहां से एक बार थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 9,000 रुपए में उसने 500 किलोग्राम खरीदा था, बारिश के कारण इसका 10% भाग खराब हो जाता है। 10% भाग मतलब 50 किलोग्राम, बचता है 450 किलोग्राम। 10% का लाभ अर्जित करना है तो उसे बाकी कपास को किस दर से बेचना चाहिए। तो 9,000 रुपए था, 9,000 का 10% अगर हम बढ़ाते हैं तो एक तरह से 900 रुपए बढ़कर 9,900 हो गया। अब इसी 9,900 को हमें बेचना है कैसे बताइए, 450 के, मतलब 450 किलोग्राम को बेच करके 9,900 रुपए प्राप्त करना है। तो बोलिए वह कैसे बेच दे। एक जीरो देखिए खत्म ही कर दिया मैंने, 9 से डिवाइड करो, 9 5 45, 9 1 के 9, 9 1 के 9 जीरो हो गया, 22 पंचे 110 होता है। 22 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देगा तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होती नजर आएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना हो जाएगा,
22 रुपए होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित पर 10% की क्या देता है, छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बड़े आराम से देखिए इसको कंफर्म कर सकते हैं, जैसे भी पीछे किया था उस आधार पे भी जा सकते हैं। 10% की छूट दिया, 20% का लाभ कमाया, तो छूट जब देता है तो ध्यान से समझिएगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन बनता है। लाभ जब कमाता है तो भी ध्यान देना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन बनता है। अगर हम विक्रय मूल्य को बीच में करके कंफर्म करें तो उत्तर बड़े आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐसे कर सकते हैं, एसपी कर दे, सीपी कर दे, एमपी कर दे ना, मतलब खरीदा, नाम निर्धारित किया, फिर बेचा। सोचो कैसे, 10% की छूट अर्थात 1/10, अर्थात 10 में खरीद कर 1 कम करके 9 में बेचा। लाभ सोचो 10 में, देखो ये भी 10 ही % है ना, 20% का लाभ है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 5 में खरीद कर 1 बढ़ाकर 6 में बेचा। अगर हम चाहें तो इक्वल कर दे, कैसे देखिएगा, अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 2 से और इसको 3 से, बेसिकली जो वैल्यू दोनों में होती है उसको इक्वल कर देना चाहिए। तो 2 9 18 यहाँ होगा, 3 5 15 होगा और 2 10 में 20, अर्थात हमने 15 में खरीदा, 20 बताया और 18 में बेचा। अंकित मूल्य हमको दिया हुआ है 800 रुपए, इसका मान 800 है। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब इसका मान बताना है। 20 चौके 80 होता है 40, 15 चौके 60, 600 रुपए क्रय मूल्य होगा। हम बता सकते हैं 600 रुपए, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम 100 ऐसे वैल्यू लेते, अंकित मूल्य देखो ऐसे निर्धारित कर, हमने कहा कि वस्तु को हमने 10% की छूट अर्थात 90 किया और फिर भी हमने 20% का लाभ कमाया, 120 किया, करेक्ट है, 120 किया। अब हमसे जैसे कहा गया इस प्रश्न में, इस हिसाब से भी जा सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइड, मतलब इसको ऐसे कंपेयर कर ले, इसको हम अंकित मूल्य बना लें, इसको कितना बना लें, अंकित मूल्य बना ले, और अंकित मूल्य बनाकर इसको कितना कर दे, 800, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहां से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कंपेयर कर ले, 3 3 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 से डिवाइड कर दे 20, 200 होगा, 200 गुणे 3 कर दे 600 रुपए हो जाएगा। तब भी आंसर आपका 600 आ जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर देख लीजिएगा, कंफर्म हो रहा होगा। अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 2 क्रमिक छूट, जैसे इसमें कभी कभी ग्राहक का दृष्टिकोण भी पूछा जाता है। हम किसी दुकान पर गए, वहां पर हमें एक ऑफर दिया गया था 30% की छूट, कितना, 30% की छूट, और एक जगह ऑफर दिया गया था 20% तथा 10% की क्रमिक छूट। अब सोचो अगर हम ग्राहक होंगे तो हमारा दिमाग तो थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा ही, यहाँ पर ये ऑफर हो रहा है और यहाँ पर ये ऑफर हो रहा है, बट नहीं, दोनों में फर्क है। अगर हम ग्राहक हैं अच्छे तो हम इसको प्रेफर करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ग्राहक हमेशा अधिकतम छूट चाहता है। दरअसल यह समतुल्य जो एकल छूट होगी वह 20 10 30, ध्यान से सोचिएगा, 20 20 10 30 माइनस 20 गुणे 10/100 होगी। ये देखिए 2 जीरो खत्म, 28% की छूट होगी। तो फर्क कितने का है बताएं, 2% का। इस 2% का मूल्य यहां पर 72 दिया है। 2% बराबर कितना लिख दो, 72। वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछा था, प्रिंटेड प्राइस क्या थी, जिस पर छूट हो रही थी उसी की वैल्यू हमसे पूछा हुआ था। तो प्रिंटेड प्राइस हमेशा, क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा 100% होगी, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 100% का मान बताओ क्या होगा। 36 दूना 72, 36 गुणे 100 कर दिए, 3600 रुपए उसका अंकित मूल्य रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मतलब इस छूट जो ग्राहक को मिल रही है और इस छूट में अंतर आपको जो मिल रहा है वो 2% का है, क्योंकि वह 30 ही रहेगा और वह समतुल्यता में 28 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, 2 की तुलना कर दीजिए, 100% निकाल दीजिए, 3600 रुपए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अंतिम देखिए 15 प्रश्न मैंने बोले थे, 15वां अंतिम में करा रहा हूं। कोई विक्रेता कोई अंकित मूल्य, कोई वस्तु अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेचता है, मतलब जितना उसका प्रिंटेड प्राइस होता है 5% कम करके बेचता है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% ज्यादा है और वह वस्तु 532 रुपए में बेची गई है, विक्रय मूल्य है, तो अभी देखिए एकदम सेम वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। कटौती मतलब डिस्काउंट, 12% अधिक करके बेचता है, क्रय मूल्य अधिक है। ये हम थोड़ा सा बड़े आराम से सतत के हिसाब से जा सकते हैं। जैसे ऐसे रहा होगा, खरीदा गया, खरीद करके 12% अधिक प्रिंट किया गया, उसके बाद यहां पर 5% की छूट पर बेचा गया। ये स्थिति देखिए, 12% बढ़ाया गया, ये तो बहुत ही ओरल जा सकते हैं हम लोग। 12% बढ़ा है, 5% की छूट है, उसके बाद बेचा गया। अब कह रहा है वस्तु अगर 532 में बेची गई, अर्थात इसका मूल्य दिया हम लोग को 532, तो आपसे पूछा गया उसका क्रय मूल्य क्या था। अगर हम ऐसे 100 लेकर चलते तब भी आराम से बन जाता। 12 बढ़ा दें 112 होगा।
112 में अगर हम 5% कम कर दे, थोड़ा डेसिमल बनेगा लेकिन यहां से कनेक्ट हो सकता था, बट हम थोड़ा सा चाहेंगे कि ऐसे ही कर लीजिए जैसे अभी तक करते आए हैं। क्यों, कैसे करने देखिए। अगर हमने कहा कि हम 12% अधिक अंकित की, यहां पर सीपी रखा, यहां पर एमपी रखा और यहां पर एसपी, एक तरीका तो भी था कि आप इसको समतुल्य एकल छूट के हिसाब से भी ले जा सकते हैं, एग्जैक्टली कितने छूट है वो भी बता सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। 12% अधिक अंकित थी, 4 तियां 12, 4 25 बार 100 होता है, 25 का सामान ग्राहक को 28 बताया जा रहा था जोड़ करके, और 5% की छूट हो रही थी, 1/20 होता है, 20 का सामान ग्राहक को 1 कम करके 19 में मिल रहा था। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहें जो बीच में है ना उसको बराबर कर लें। बराबर देखिए कैसे होगा, ये 28 है, 20 है, हाँ, 4 7 28, 4 5 20, मतलब अगर एलसीएम इन दोनों का सोचे, ऐसी संख्या जो 28 और 20 दोनों से कट जाए तो 7 एक्स्ट्रा है, इसमें 5 एक्स्ट्रा है, 7 5 35, 35 गुणे 4 कर दे तो 140 हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से अगर हम लोग इसको सोचें, 7 से गुणा करके 140 बना सकते हैं, 5 से गुणा करके इसको 140 बना सकते हैं ना, 5 8 40, ठीक है। इसको 5 से गुणा करा, इसको 7 से, 5 से करने पर 125 होगा, 140 होगा, और यह 19 7 136, 7 9 63 होता है, 133 होता है ना, 7 9 63, 7 1 के 7 6 13, 133 होता है। अर्थात अब कंडीशन देखो, अगर वस्तु को कितने में बेचा गया है, 532 में, इसका दाम कितना है, 532, तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है कि इसका मान कितना हो जाएगा। चलिए कंफर्म करिए, डिवाइड करिए कितना बार जा रहा है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो यहां पर तो डिवाइड करिए 133 से, ये 4 बार जाएगा ना, 4 तियां 12, 4 तियां 12 1 13, 4 1 के 4 1 5, करेक्ट है। अब 125 को बस वही इसका मान हमको निकालना है, 125 को 4 से गुणा कर दे, 125 गुणे 4 करने पर 500 आएगा। अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर ए में होगा। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को जो हमने कराए हैं वे अच्छे, अथेंटिक और रिलेवेंट प्रश्न मान करके इन सभी 15 प्रश्नों को कवर कर लीजिए। विश्वास मानिए इससे ज्यादा इधर उधर का नहीं आएगा। अच्छे से सभी कुछ कवर कर ले, अपनी तैयारियों को मजबूत कर ले, और भी जो लगातार प्रयास चल रहे हैं उसमें जुड़े रहें, जिससे कि कनेक्टिविटी भी बने रहे और आपका जो अभी तक का फोकस था वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो जरूर कहिएगा। मुलाकात फिर से नेक्स्ट वीडियो में होती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।